हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लास्ट क्लास में जो हमने देखा था पॉलिटी की यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में देखा था हमने, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी के साथ साथ कुछ जो रिमेनिंग पार्ट बनता था यूनियन टेरिटरी का बचा हुआ वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हो ये हमारा जो चैनल टेलीग्राम चैनल भी है, स्टडी विद अनुक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। पीपीटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी और लिंक भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए आज क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और जहाँ पर ये आएंगे उसमें डिस्कशन भी करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उन स्टेटमेंट्स के बारे में क्या सही है, कौन सा सही है, वो हमें चेक करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया है, इन पार्लियामेंट द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो यानी ये क्या, पार्लियामेंट के पास कोई ऐसी पावर है जो किसी बाउंड्री बदल सकता है, यानी कि तो ये क्या अल्टर करना, क्या तो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है, यानी कि स्टेटमेंट ये क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है, अ बिल पर्टेनिंग टू अल्टरेशन, जो बदलाव वाला जो बिल है, चेंज वाला जो बिल होगा, ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा। तो ये हमेशा अक्सर देखिएगा जब ओनली और ऑल जैसे वर्ड आते हैं, हमेशा डाउटफुल वर्ड होते हैं। तो कह रहा है कि क्या केवल ओनली इंट्रोड्यूस मतलब प्रेजेंट किए जा सकते हैं राज्यसभा, एंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन वाला पार्ट तो सही है, बट ओनली राज्यसभा नहीं किया हो सकता, ये कहीं पर भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। यानी सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर कोड देखें करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन ए दिया है ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी दिया है आपका बोथ वन एंड टू, एंड ऑप्शन डी दिया है नाइदर वन नॉर टू। तो कौन सा करेक्ट है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट यानी ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन नंबर है आपका ये, इसमें कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में जो भी आपके सेंटेंस दिए गए उसको बताना है, ठीक है। तो पहला क्या स्टेटमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड। तो ये अभी हम बता रहे हैं, साथ साथ बताते हुए चलेंगे। तो नागालैंड का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1963 में। कब हुआ था नागालैंड का फॉर्मेशन, ठीक है। फिर इसके बाद बताया था आपको लास्ट क्लास में, सेकंड क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब आया था ये, 1956 में, फजल अली कमीशन के बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा कब बना था आपका, 1966 में। कब बना था, 1966 में, ये 56 में। अब फॉर्मेशन ऑफ गुजरात की बात करें तो कब बना था ये, 1960। जो बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था तो उसको अलग किया गया था, क्या जो बॉम्बे प्रोविंस था उससे क्या बना था, एक गुजरात बना था आपका, और महाराष्ट्र। कब बने थे ये दोनों, 1960 में दोनों को सेपरेट करके दो राज्य बना दिए गए थे, ठीक है। तो पहला सबसे पहला आप क्या कहें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको देखना है, तो पहले कौन बना था देखिए आप, पहला कौन क्या आएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि टू, फिर क्या आएगा फोर, फिर क्या आएगा वन, टू फोर वन थ्री। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नागालैंड कब बना था, 1963 में। आप ये याद रखिएगा, हमेशा ही डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कई बार पूछा गया पीसीएस में। एक्ट कब आया था, 1956 में। फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा कब बना था, 1966 में। हरियाणा के जब बना था उसमें क्या था, पंजाब एक प्रोविंस हुआ करता था, ठीक है। तो पंजाब से हरियाणा कब बना आपका, 1966 में। फिर इसके बाद हरियाणा के साथ मतलब पंजाब से फिर क्या निकला, हिमाचल प्रदेश भी अलग हुआ। तो ये कब बना था आपका, 1971 में, ठीक है। 5 ईयर बाद मतलब। तो पंजाब एक पूरा बड़ा प्रोविंस था, तो बड़ा प्रोविंस पंजाब से क्या निकला, हरियाणा निकला। जब कब, 1966 में बना, फॉर्मेशन हुआ हरियाणा का। फिर उसके बाद पंजाब का फिर हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ पंजाब से हरियाणा। हिमाचल प्रदेश कब लिखना, 1971 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो थर्ड क्वेश्चन है, द बाउंड्री ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी अल्टर्ड।
द प्रोसीजर लेट डाउन, यानी कि जो बाउंड्री अल्टर करने का, यानी कि जो चेंज बाउंड्री कर सकते हैं, चेंज इन बाउंड्री किस आर्टिकल के थ्रू जो कर सकते हैं वो पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि किस बाउंड आर्टिकल के तहत बाउंड्री चेंज किया जा सकता है, अल्टर की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपका आर्टिकल 368, ऑप्शन बी में आर्टिकल 130 एंड ऑप्शन सी में दिया है आर्टिकल 70 और ऑप्शन डी में दिया है आपका आर्टिकल 3। तो ये किस में होता है आपको पता है, स्टेट, अभी आज हमने क्लास ही केस की थी यूनियन एंड टेरिटरी की, तो किसका पार्ट है ये, कौन से आर्टिकल में होता है, तो आर्टिकल 3 में। हमने बताया था आर्टिकल 3 में क्या क्या होता है, एक तो चेंज कर सकते हैं, चेंज इन एरिया कर सकते हैं, किसी स्टेट का एरिया, मतलब चेंज मतलब क्या, इंक्रीज भी किया जा सकता होगा और डिक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। दूसरा क्या, चेंज इन बाउंड्री, जैसे हमने बताया ये चेंज इन बाउंड्री भी कर सकता है। अगर नेक्स्ट अगर क्या है तो चेंज इन नेम भी कर सकता है। तो ये सब क्या है, चेंज इन नेम। और ये सब याद रखिएगा जो भी आर्टिकल 3 के अंडर आएंगे, ठीक है, ये तीनों जितने भी काम होंगे आर्टिकल 3 के अंडर, तो किससे पास होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से। ये अभी हम एक क्लास देख लेंगे जिसमें मेजॉरिटी वगैरह डिस्कस कर लेंगे, तो किससे पास होता है, सिंपल मेजॉरिटी। अगर सिंपल मेजॉरिटी की बात क्या करें, होता क्या है, तो 50% प्लस 1। ठीक है, क्या होती है सिंपल मेजॉरिटी, 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये सिंपल मेजॉरिटी है। अगर आपको आर्टिकल की बात 368 आर्टिकल की बारे में बात करना है, 368 किसके लिए होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिए होता है। किसके लिए होता है आपका 368, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, 368 क्या है ये आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसके लिए होता है, इसके लिए क्या चाहिए होता है, स्पेशल मेजॉरिटी होती है। ठीक है, दो तरह के होंगे वो हम आप देखेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी कभी रिक्वायरमेंट होती है जब स्टेट की रिकमेंडेशन के साथ सपोर्ट की, और कभी नहीं होती, तो वो दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फोर्थ। इसमें कहा गया है इन 1953 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ कमीशन टू स्टडी द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, एक कमीशन बनाई थी जिनको देखना था, रिकॉग्नाइज करना था कि क्या लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट्स को फॉर्म किया जा सकता है कि नहीं, ये बात। तो वो कौन सी कमीशन बनी थी, तो वो कमीशन का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके दिए हैं, पहला ऑप्शन क्या है, टी कृष्णमचारी, ऑप्शन बी है आपका वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है आपका फजल अली, ऑप्शन डी है आपका गोविंद वल्लभ पंत। तो कौन थे वो चेयरमैन या कमीशन, किसके अंडर बने थी, तो वो थे फजल अली कमीशन। कब बनी थी, 1953 में। ठीक है, इन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद बात क्या आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 1956 में। ठीक है, तो डायरेक्टली ये पूछा जाता है। और इन्होंने ही पहली बार एक्सेप्ट किया था कि वहाँ एक लैंग्वेज के आधार पर एक क्राइटेरिया हो सकता है, बट क्या है, सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता। अगर गोलाब जीवी पंत के बारे में बात की जाए, तो ये कौन है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ, कहाँ के हैं ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, ये उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, अगर गोविंद वल्लभ भाई पटेल की बात करें, तो इनमें क्या बात है, इनके बर्थडे कब होता है, 31 अक्टूबर को होता है। हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर बनी है आपकी,
कहाँ पर है? केवड़िया। केवड़िया कहाँ पर? गुजरात में। कौन सी नदी? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको वल्लभ भाई पटेल के बारे में। और इन्होंने, जैसे वो बाद में आएगा हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि बारडोली सत्याग्रह को इन्होंने क्या किया था? लीड किया था। उसी के बाद से इनको वहाँ की जो उसकी महिलाओं ने क्या दिया था? उनको सरदार की उपाधि दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पास द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब? 1956 टू क्रिएट। तो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था तो उसके अकॉर्डिंग टू, उस एक्ट के अकॉर्डिंग कितने स्टेट इंडिया ने बनाए थे, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपका 16 स्टेट प्लस 3 यूटीज। ऑप्शन बी है 15 स्टेट्स एंड 5 यूटीज, एंड ऑप्शन सी है 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज, एंड ऑप्शन डी है 24 स्टेट्स एंड 9 यूटीज। तो कितने थे? तो 14 स्टेट हुआ करते थे और 6 यूनियन टेरिटरी हुई थी। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूटीज हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर दो अलग यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बन गई? 2 यूटी बन गई हैं। और पहले, इसके पहले क्या थे? 29 स्टेट्स था। तो ये अब को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और मर्ज किया गया यूटीज कौन सी मर्ज हुई हैं? दमन और दीव, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। इसको क्या किया गया है? मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6, द स्टेट ऑफ यूनियन, द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज और दियर बाउंड्री अल्टर्ड बाई। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है और उनकी बाउंड्रीज को क्या किया जा, अल्टर्ड किया जा सकता है। कैसे? तो ऑप्शन दिया है आपका द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। तो जस्ट पहले में अभी बताया हमने क्वेश्चन में। और दूसरा क्या? ऑप्शन बी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एंड ऑप्शन सी क्या दिया है? 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। नेक्स्ट क्या है? एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो किस ऑर्डर से पास करते हैं? तो ये अभी जस्ट हमने बताया क्या? सिंपल मेजोरिटी से। कितना सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या? 50% प्लस 1, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, तो ऑप्शन ए का आपका राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है हु अमंग द फॉलोइंग was the head of linguistic provinces commission appointed in the year 1948 to inquire the durability of linguistic provinces। यानी कि जो भाषाई आधार पर प्रदेश प्रांत बनने थे उनकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में जो कमीशन बनाया गया था। कब? ईयर जरूर ध्यान रखिए कि 1948। ठीक है, तो उसके चेयरमैन या हेड कौन थे? तो ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जस्टिस एस के धार, एंड ऑप्शन सी है जस्टिस फजल अली, एंड ऑप्शन डी है आपका पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो पहले कौन सी कमेटी बनी थी? एस के धार कमेटी बनी थी। कब? 1948। इसके बाद कौन सी बनी थी? जेबीपी कमेटी। ये जरूर रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। तो पहले कौन बनी थी? एस के धार कमेटी। फिर इसके बाद 1948 में ये भी कमेटी बनी जेबीपी। जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू प्लस वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जेबीपी हो गया। फिर पी क्या मतलब क्या? पट्टाभी सीतारमैया। 3 मेंबर थे, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये सारे लोग थे। तो ये भी एक कमेटी बनी थी सेकंड। तो इन्होंने भी रिजेक्ट किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या होगा, दोनों ने रिजेक्ट किया था कि लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट बनाना संभव नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। ये जरूर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान रखिएगा कि पहले कौन सी बनी थी आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। इसमें दिया है विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर in which of the following states
ऑफ द इंडियन यूनियन वर क्रिएटेड और ग्रांटेड फुल स्टेटहुड, यानी पूरी तरह से राज्य का दर्जा कब किसको दिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, तो हमने बताया कब आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, ठीक है। महाराष्ट्र कब बना था, 1960 में बना था आपका। महाराष्ट्र इन द सेंस मतलब महाराष्ट्र और गुजरात सेपरेट हुए थे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या था, फिर नागालैंड आपका बना था 1963 में। हरियाणा कब बना, 1966 में, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्रोनोलॉजिकल स्टेट, यानी कि पहला होगा फर्स्ट होगा, फिर 1 1 एंड 3 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 कौन सा ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि पहले आंध्र प्रदेश, फिर बना आपका महाराष्ट्र, फिर नागालैंड, फिर इसके बाद हरियाणा। तो आंध्र प्रदेश में खास बात है, आप याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश क्या है ये, आंध्र प्रदेश बना था कब, इज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस पर बना था। फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट अगर कोई था तो कौन था वो, आंध्र प्रदेश। कब बना था, 1953 में। यहाँ पर आपको लास्ट क्लास हमने बताया अभी तक कौन थे, पोटलू पोटली श्री रामलू, जिन्होंने क्या किया था, हंगर स्ट्राइक किया था, और 56 डेज के बाद इनकी डेथ हो गई। तो उसी के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन से स्पीकिंग, तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स के लिए ये बनाया था, ठीक है। किसके लिए, तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 9th में कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट, ये बात जरूर याद रखिएगा कि पूछा गया नॉट मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, का मेंबर नहीं है, अपॉइंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन से मेंबर नहीं थे, ऑप्शन आपके दिए हैं। ऑप्शन ए में क्या है, जस्टिस फजल अली, ऑप्शन बी है पोट्टी श्री रामलू, ऑप्शन डी है के एम पनिक्कर, एंड ऑप्शन डी है हृदय नाथ कुंजरू। तो कौन नहीं थे आपके, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया क्या था, पोट्टी श्री रामलू, ये कौन थे, ये तो इन्होंने क्या किया था, हंगर स्ट्राइक करी थी, इसकी डिमांड कर रहे थे, तो ये मेंबर नहीं थे। किसकी डिमांड करी थी, इन आंध्रा के लिए, तो ये आपका नहीं थे। बाकी 3 मेंबर थे, तो हेड कौन थे, ये चेयरमैन थे कौन, फजल अली, इन्हीं के नाम पर बोला जाता फजल अली आयोग, ठीक है। बाकी ये 2 मेंबर थे, के एम पनिकर और एच एन हृदयनाथ, या एच एन कुंजरू भी कहीं लिखा रहता है, और हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 10वां, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 1953, तभी जस्ट पहले हमने बताया तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए 1953 में बना, सही एकदम है आपका। फिर कह रहा है सेकंड स्टेट में क्या है, जवाहरलाल नेहरू वाज पर्टिकुलरली इन फेवर ऑफ मेंबर मूवमेंट फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट दैट केम इन वेक ऑफ द सक्सेस ऑफ आंध्र प्रदेश मूवमेंट। तो ये क्या था, फेवर में कभी नहीं थे नेहरू जी कि राज्य मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का डिवीजन हो, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से आउटराइटली रॉन्ग है। तो अब कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ओनली वन। तो ऑप्शन ए में दिया ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी में दिया है बोथ 1 एंड 2, एंड ऑप्शन डी में दिया है नाइदर 1 नॉट 2। तो किस में आपका सही है, आपका दोनों ही सही है, नहीं ओनली वन सही है, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरह से रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसमें एक साइड में क्या दिया, लिस्ट दिया उनकी स्टेटहुड की, कब ग्रांट हुआ है स्टेटहुड वो भी दिया गया, ठीक है। तो अगर गोवा की बात करें, तो गोवा को स्टेटहुड कब मिला, 1987 में मिला था। हरियाणा को जस्ट अभी बताया कब मिला था, 1966 में। फिर आपका सिक्किम को कब मिला था, मेघालय को कब मिला है आपको, 1972 में। और सिक्किम को मिला था कब, ये ऑप्शन आपको होना चाहिए 5, ठीक है। फुल स्टेटहुड मिला था 5 में, 75 में, ठीक है। इसमें मिला था, ये होगा 5, बट इसमें रॉन्ग छपा हुआ है 75, ठीक है। और अगर एसोसिएट स्टेट का दर्जा कब मिला था, तो
35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1974 में। ये किसके लिए? सिक्किम की बात कर रहे हैं सारा। अगर फुल स्टेटहुड की बात करें, कब मिला था इनको? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19 अमेंडमेंट एक्ट 1975, यानी 1956 या 1975 में 1975। तो इसमें फुल स्टेटहुड किसको मिला था? सिक्किम को। तो आप देख लीजिए, यानी कि 1 का 4 होगा, ठीक है, और सेकंड का 1 होगा, 2 का 1 होगा, यानी कि 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें क्या क्या कंसिस्ट है, मतलब ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो, ठीक है। ये कौन सा आप क्वेश्चन था आपका? 10th। ये 11th था आपका, और ये आपका कौन सा हुआ? 12th, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए दिया है 300 आर्टिकल, और ऑप्शन बी दिया है 350 आर्टिकल्स, एंड ऑप्शन सी दिया है मोर देन 400 आर्टिकल, एंड ऑप्शन डी दिया है 500। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करेंगे तो कौन सा है? मोर देन 400 आर्टिकल। अगर हम बात करें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, ठीक है, तो कितने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? 395। कितने एंड कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल हुआ करते थे, ठीक है। कितने शेड्यूल थे? 8। तो ओरिजिनल में कितने आर्टिकल थे? ये 395, और ये शेड्यूल कितने थे? 8। ये ध्यान रखना है हमको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे आगे भी। तो ये कौन सा आपका है? 13। इसमें क्या कह रहा है? हाउ मैनी पार्ट्स आर्टिकल एंड शेड्यूल वाज देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल थे, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे आपके? 22 पार्ट्स शुरू हुआ करते थे पार्ट। अभी हमने आर्टिकल बताया 395 हुआ करते थे, और शेड्यूल कितने हुआ करते थे? 8। तो ये अभी इतना ही है, ठीक है। अगर आज की प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में पार्ट कितने हैं? पार्ट तो अब भी कितने हैं? 22। क्यों? भले जो जो भी पार्ट्स हमने ऐड किए हुए हैं, जैसे कि 4A आपने क्या ऐड किया, तो ये किसका ही पार्ट है? पार्ट तो 4 का ही है। या जैसे 9 है तो 9A जोड़ा गया है, एंड 9B जोड़ा गया है। तो ये सारे हैं तो पार्ट 9 के ना। तो ये कोई इंडिविजुअल इनकी आइडेंटिटी नहीं है। तो यानी कि भले ये पार्ट सब पार्ट को लेके आपके 25 हो जाएंगे, तो बट वैसे कितने हैं? 22 पार्ट्स ही आएंगे, ठीक है। जैसे 4A जोड़ा गया है, फिर 9A 9B जोड़ा गया, फिर इसके बाद 14A जोड़ा गया, जिसमें क्या है? तो ये सब जोड़े गए हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पहुंचते हैं। देयर वर ओरिजिनली हाउ मैनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनली अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, हमने बताया कितने थे आर्टिकल? 395 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज कितने आर्टिकल शेड्यूल हैं? प्रेजेंट की बात हो रही है तो कितने हैं? 12। ये कितने थे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने थे ओरिजिनल में? 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में बात किया गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स। तो अभी हमने बताया था 20 पार्ट्स नहीं है, तो यानी स्टेटमेंट कितने रॉन्ग होगा? कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। तो ये भी क्या हो? गलत हो गया। अभी जस्ट पढ़ा कि मोर देन कितने हैं? 400 या 450 कहीं कहीं दिया रहता है, 460 भी दिया रहेगा, तो मोर देन 400 ऑप्शन है, तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल में कितने थे? 395 थे, वो भी 90 नहीं थे, तो उससे भी ज़्यादा थे, ठीक है। जो थर्ड स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि 9th 10th और 11th शेड्यूल
11th and 12th scheduled were added to the Constitution of India by Constitutional Amendment Act। तो ये एकदम सही है कि जो नाइन्थ है, 10th है और 11th है, जो 12th है, शेड्यूल जोड़े गए हैं किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 3 स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहले में दिया ऑप्शन ए में क्या दिया 1 and 2, एंड ऑप्शन बी में दिया है 2 ओनली, एंड ऑप्शन सी में दिया है 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी दिया है 1 2 and 3। तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन सी इज द राइट, यानी ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजन, यानी कौन सा पार्ट में सिटीजनशिप दिया गया है? तो ऑप्शन आपका दिया है फर्स्ट पार्ट ए, ऑप्शन बी है पार्ट थर्ड, एंड ऑप्शन सी है पार्ट सेकेंड, ऑप्शन डी है पार्ट 4। तो सिटीजनशिप किस में दिया गया है? पार्ट सेकेंड में दिया है। अगर पार्ट 1 की बात करें, जिसकी आज हम लास्ट क्लास की थी, तो क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये किस में है? पार्ट 1 में। ठीक है। अगर पार्ट 3 की बात करें तो क्या दिया है? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 में। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओरिजिनल कितने थे? कितने थे ओरिजिनल फंडामेंटल राइट्स? 7 हुआ करते थे। तो राइट टू जो प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया गया। अगर ये 4th पार्ट के बारे में बात करें तो क्या है? डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पे, 18th क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, यानी कौन सा पार्ट है जो मैच्ड करेक्ट नहीं है? तो जरूरी आप इसको अंडरलाइन या बोला आप मार सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि याद रहे कि पूछा क्या गया, नॉट पूछा गया कि या फिर राइट पूछा गया। तो ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है सिटीजनशिप पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या अभी जस्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड पार्ट में ही सिटीजनशिप यानी कि राइट है। फंडामेंटल राइट किसमें है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये भी सही आपका दिया है। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें दी है? पार्ट 6A दिया गया ये। तो फंडामेंटल ड्यूटी किसमें दी? अभी जस्ट हमने बताई, ड्यूटीज दी गई हैं आपकी पार्ट 4A। इसमें दी गई, कौन सा आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटी का? आर्टिकल 51A। तो जरूर याद रखिएगा। और लास्ट क्या दिया? स्टेट, यानी कि पार्ट किसमें? 6 में। तो कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, प्रोविजंस दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं मैच है। ठीक है, तो अगर सिटीजनशिप फिर से आ गया, ऑप्शन ए में क्या दिया? सिटीजनशिप, यानी पार्ट 2 में क्या दिया? सिटीजनशिप, यानी करेक्ट है आपका। यूनियन टेरिटरी किस में दी गई है? ये पार्ट 8 में दिया है। यूनियन टेरिटरी किस में दी गई है? पार्ट 8 में दिया गया है क्या? यूटीज। ठीक है, यानी ऑप्शन पार्ट सी में क्या दिया? म्युनिसिपल कारपोरेशन के बारे में बात बोला गया है। ठीक है, तो पार्ट 3 में क्या दिया गया है? म्युनिसिपल कारपोरेशन। ठीक है, म्युनिसिपल कारपोरेशन का उसमें ऑप्शन क्या दिया है? 9A में दिया गया है, यानी ये क्या? ये भी सही है आपका पार्ट। और इसके बाद क्या दिया? इलेक्शंस। इलेक्शन किस में दिया आपके? पार्ट 15 में दिया गया है। तो यानी कि ये दोनों, ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा गलत है आपका? सेकेंड आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है आपका? गलत है, कि यूटीज किस में दिए हैं? पार्ट 8 में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है? विच पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन्विसेज द 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायत, यानी जो त्रिस्तरीय जो सिस्टम है हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का, पंचायत का, वो किस पार्ट में दिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है आपका पार्ट, ऑप्शन ए में क्या है? पार्ट 9, ऑप्शन बी क्या है? पार्ट 10, ऑप्शन सी में दिया है पार्ट 11, एंड ऑप्शन डी में दिया है पार्ट 12। तो पार्ट किस में दिया है? पार्ट 9 में दिया गया है। ठीक है, अगर पार्ट बात करते हैं पार्ट 9A की, तो पार्ट 9A में क्या दिया है आपका? उसके बाद क्या? म्युनिसिपल कारपोरेशन दिया गया है। ठीक है, म्युनिसिपल कारपोरेशन। अगर पार्ट नेक्स्ट पार्ट की बात करें, पार्ट 9B की बात करें, तो इसमें क्या दिया है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या दिया गया है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज दी गई हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कब ऐड की गई थी? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था ये? 2011 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर पंचायत की बात करें हम लोग,
तो पंचायत को कब ऐड किया गया था? पार्ट 9 में क्या है आपका? पंचायत है। पंचायत कब ऐड हुआ था आपका? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, ठीक है। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो कौन सा था ये? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला गया है मैच दिया गया है, एक तरफ लिस्ट दी गई और लिस्ट 2 दी है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, तो नए स्टेट की बाउंड्री फॉर्मेशन का मतलब क्या? बाउंड्री बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो किस में कर सकते हो आप? पार्ट किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 3 में, यानी ऑप्शन सेकंड का ए का क्या मैच होगा? 2, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट किस में कर सकते हैं आपका? आर्टिकल 3 में। अगर सिटीजनशिप की बात करें तो अभी जस्ट आया था, सिटीजनशिप किस पार्ट में दिया गया आपका? पार्ट सेकंड में दिया गया है। अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो किस में दिया है? पार्ट 3 में दिया गया है। अगर सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करते हैं तो किस में दिया गया आपका? पार्ट आर्टिकल किस में दिया है? 223, आर्टिकल 323 ए, यानी 323 ए, ठीक है। तो आप मैच कर लीजिए, यानी कि पहले में क्या, ए का क्या होगा? 2। तो ये तो एक देखिए आप एलिमिनेशन मेथड से ही हो जाता। अगर किसी का भी आपको एक एग्जैक्टली पता होगा तो आप ऑप्शन राइट कर ले जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आर्टिकल, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 पर, विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कौन सा ऐसा पार्ट है या चैप्टर है, पार्ट और चैप्टर है जो रिलेशनशिप के बारे में डील करता है? किसके? लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में डील करता है, किसके? बिटवीन यूनियन और स्टेट, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका? पार्ट 11 है, चैप्टर 1 है, यानी लेजिस्लेटिव जो रिलेशनशिप है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल वगैरह बात करेंगे तो कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है ये? आर्टिकल 245 से लेकर 255 आर्टिकल तक। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है इसमें? 245 से लेके 255 तक, ठीक है। तो ये किसमें है? पार्ट 11 चैप्टर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसमें कौन? 23rd क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाई दियर टेरिटरीज, यानी किसमें कौन से शेड्यूल में है जो नेम ऑफ स्टेट्स दिया गया है और उसकी टेरिटरी दी गई है? तो किसमें दिया गया है? अभी जब पहले हम पढ़ रहे हैं तो यूनियन एंड टेरिटरी कहाँ पर दिया है? नेम। तो किस आर्ट का पार्ट में दिया है? पार्ट फर्स्ट में दिया गया है। जहाँ पर क्या लिखा है? इंडिया का क्या नाम दिया गया? इंडिया, दैट इज भारत। तो दोनों में नाम क्या है? मेंशन है हमारे संविधान में इंडिया का, ठीक है। अब फोर्थ शेड्यूल की बात करेंगे तो फोर्थ शेड्यूल में क्या हो गया है? एलोकेशन ऑफ सीट्स, किसके लिए? फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन, कहाँ पर? इन राज्यसभा, यानी अपर हाउस। राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन किस पार्ट शेड्यूल के तहत है? तो आपका राज्यसभा में है, फोर्थ शेड्यूल में। अगर सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो हमने ट्रिक भी बताई थी, तो उसमें क्या बताया था? इसमें क्या दिया गया है? एमोलूमेंट्स एंड अलाउंसेस, किसके किसके अलाउंस हैं? प्रेसिडेंट के हैं आपके, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और इनकी डिप्टी चेयरमैन हो गए आपके। तो ये सब के जो होंगे, फिर जज ऑफ होंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो ये सारे क्या हैं? जज भी होंगे। तो ये सब देख लेंगे हम लोग। जो इसमें दिया गया क्या? एमोलूमेंट एंड अलाउंसेस। इसमें क्या दिया गया है? थर्ड में ओथ दी गई है, ओथ एंड अफर्मेशन। ये भी आपको ध्यान रखना कि थर्ड शेड्यूल में क्या दिया? ओथ एंड अफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन नंबर, इसमें कह रहा है फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तभी जस्ट हमने बताया फोर्थ शेड्यूल किसके लिए डील करता है? ऑप्शन ए दिया, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ही क्या बोला जाता है? राज्यसभा।
या इसी को राज्यसभा को ही क्या बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है। तो याद रखिए, ऑप्शन बी दिया है पॉलिटिकल रिफेक्शन, ऑप्शन सी दिया है आपका पंचायत सिस्टम, ऑप्शन आपका डी दिया है लैंग्वेज। तो किसमें दिया, फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया आपका, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन ऑफ सीट्स फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा। अगर बात करें पॉलिटिकल डिफेक्शन की, किसमें दिया गया है, 10th शेड्यूल में दिया गया है। किसमें दिया है, 10th शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर पंचायती, तो पता ही है आपको 9th शेड्यूल में आएगा वो, सॉरी पंचायती किसमें दिया है, 11th शेड्यूल में, ठीक है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो किसमें दिया, 8th शेड्यूल में दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, आगे बार क्वेश्चन आता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25। एक साइड लिस्ट दी है और एक साइड क्या दिया है, लिस्ट 2 दी गई है। तो अगर 7th शेड्यूल की बात करें तो 7th शेड्यूल में तीन आपकी लिस्ट दी गई, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट हैं। इससे क्या डिवाइड करता है, ये डिवीजन ऑफ पावर, क्या करता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। अगर 8th शेड्यूल की बात करें तो क्या दिया गया 8th शेड्यूल में, अभी बताया जस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज। 9th शेड्यूल की बात करें अगर, तो 9th शेड्यूल में क्या दिया गया है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, यानी कि कोई ऐसे एक्ट हैं जिनको वैलिड करना है हमको, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू से हम बचाना चाहते हैं उनको कहाँ रख सकते हैं, 9th शेड्यूल में। बट अभी ऐसा नहीं है, कर सकता है जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स, लेकिन फिर भी ऐसा वो है उसका नियम, ठीक है। अगर 10th शेड्यूल की बात करें तो क्या है, डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। तो क्या है आपका, कौन सा ऑप्शन मिल गया आपका, 1 का हो गया आपका 3, 1 का 3 हुआ आपका, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 2, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 3 1 4 2, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 26 क्वेश्चन नंबर। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें कौन सा सही मैच नहीं करता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किसका लिस्ट, किस लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का, तो एकदम सही है। अगर सेंसस की बात करें, जो जनगणना है, वो किसका, स्टेट कौन सी लिस्ट का पार्ट है ये, तो यूनियन का लिस्ट, यानी यूनियन मतलब क्या है, भारत सरकार का लिस्ट जो है, ठीक है, संघ सरकार जिसे बोलते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या, राज्यसभा, तो ये कहाँ पर होता है आपका, 4th शेड्यूल में, वही बताया था हमने। किसमें दिया है, ये सेकंड में दिया है, तो यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या दिया आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ, किसमें दिया, 10th शेड्यूल में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 27th क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सी जो लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल में नहीं है, तो कौन सी लैंग्वेज है आपका, ऑप्शन ए दिया इंग्लिश, ऑप्शन बी दिया हिंदी, ऑप्शन डी दिया है उर्दू एंड ऑप्शन सी दिया है संस्कृत। तो कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन ए इंग्लिश जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी 8th शेड्यूल में नहीं है। तो अगर टोटल लैंग्वेज करें कितनी है 8th शेड्यूल में, कितनी लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज आपकी, 22 है, ठीक है। तो ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी हमारे यहाँ पर, ओरिजिनली 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, यानी कि जब हमारा संविधान बना था। तो जो पहली लैंग्वेज अगर इसमें देखते हैं तो फर्स्ट जो लैंग्वेज कौन जुड़ी थी, यानी कि 15th लैंग्वेज हुई, फर्स्ट का मतलब क्या, जो 15th लैंग्वेज थी वो क्या थी आपकी, सिंधी। तो किससे एडेड बाई, कौन से एक्ट से हुए थे, एडेड बाई 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई थी 1971 में, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट 3 आर्टिकल जो हमारी, जो आपकी 15 मतलब 16 17 और 18वीं जो थी, ये 3 ऐड करी गई थी किसके थ्रू, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये ऐड की गई थी, इनको बोला जाता है नमक। इसका मतलब कौन कौन सी जोड़ी गई थी नमक में, नेपाली, मणिपुरी और
कोंकणी। तो नमक, ये चार तीन आर्ट का वो जोड़े गए थे। फिर लास्ट क्या, 4 जोड़ी गई थी। 4 लैंग्वेज कौन कौन सी, तो आपकी थी बोडो और डोंगरी। कौन कौन सी थी ये, डोंगरी, बोडो, डोंगरी हो गई, और मैथिली और संथाली। संथाली, TH। ठीक है, तो कौन कौन सी थी आपकी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो पहला कौन सी थी जो 15वीं हमारी जुड़ी थी, वो सिंधी थी। तो सिंधी कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गया था सिंधी को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था आपका, क्यों जी, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था कब, 1971 में। और लास्ट के जो अमेंडमेंट हुए थे उनमें कौन सी जोड़ी गई थी आपकी, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी लैंग्वेज जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28th क्वेश्चन नंबर आपका। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, यानी कि जो 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, तो कौन से उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ऑप्शन ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है आपका, ऑप्शन ए में क्या दिया गया आपका, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी है आपका लाल बहादुर शास्त्री, एंड ऑप्शन सी है आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है आपका मोरारजी देसाई। तो उस समय कौन थे जब हमारा 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, तो कौन सा था, कौन से प्राइम मिनिस्टर जी थे वहां पर, तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो 9th शेड्यूल किस एक्ट के थ्रू जोड़े गए थे, तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका 1955 में, 51 में सॉरी, कब आया था, 1951 में आया था, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो कौन से उस समय आपके गवर्नर थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और जवाहरलाल नेहरू के समय ही कब हुआ था, इंडो चाइना वार हुआ था, जैसे बोलते, कब आया था ये, 1962 में इंडो चाइना वार, तो इनके समय पर ही हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के समय कब बात हुआ था, इंडो पाक वार हुआ था, कौन से ईयर में, 1965 में। ठीक है, इंडो पाक वार 1965। तो ये हो गया आपका। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आ गया आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, एजुकेशन विच वाज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट ट्रांसफर टू द कॉनकरेंट लिस्ट बाई द, यानी कि जो एजुकेशन था हमारा, वो पहले क्या था, स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, अब उसको किस में डाल दिया, कॉनकरेंट में, कॉनकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। तो किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है आपका, तो जो अपने डाला गया है, किस अमेंडमेंट के थ्रू आपको डाला गया है, किसमें, इसमें आपको डाला गया है कॉनकरेंट लिस्ट में। तो ऑप्शन आपका दिया है ए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन आपको बी दिया है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड ऑप्शन सेकंड थर्ड दिया सी, यानी कि दिया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड ऑप्शन डी दिया है 44th। ठीक है, तो कौन सा आपका आंसर राइट है आपका, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था, एजुकेशन को कॉनकरेंट लिस्ट में डाला गया था। ठीक है, अगर 44th की बात करें, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी का जो एक्ट था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, उसको क्या कर दिया था, बना दिया था लीगल राइट। पहले क्या था, ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ठीक है, तो ये बन गया फंडामेंटल से क्या, लीगल। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स अ प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कौन से शेड्यूल में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं। तो ऑप्शन आपका दिया है सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन बी है आपका 5th शेड्यूल, ऑप्शन डी है 8th शेड्यूल, ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन सी है 8th शेड्यूल, ऑप्शन डी है आपका 10th शेड्यूल। तो किसमें एंटी डिफेक्शन किसमें दिया है, 10th शेड्यूल में दिया है। ठीक है, 5th शेड्यूल की बात करें तो ये क्या है, शेड्यूल्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। तो ये आपका 5th है। सेकेंड में बताया था हमने क्या,
एमोलूमेंट्स दिए गए हैं, एमोलूमेंट्स एंड अलाउंसेस दिए हैं किसके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, जजेस हो गए आपके, तो ये सब किस में जाते हैं आपका सेकंड शेड्यूल में। 8 शेड्यूल में अभी हमने बताया क्या दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई, कितनी दी गई हैं आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, 22। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा। 10 शेड्यूल की बात करें, ये ऐड किसके थ्रू हुआ था, एडेड थ्रू कौन से, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1986 में। कब आया था, तो ये डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन छोटे एग्जाम में जैसे पीटीए आने वाले एग्जाम में बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को क्या बोला जाता है हिंदी में, दल बदल कानून, दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल जो करते हैं उसको रोकना इसका मेन उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31। द प्रोविजन ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू, यानी जो प्रोविजन है 5वें में और 6ठे शेड्यूल में, तो किससे रिलेटेड है, अभी जस्ट बताया 5वें का तो हमने अभी, तो ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और ऑप्शन बी दिया है डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट, ऑप्शन सी है आपका डिटरमाइन द पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ पंचायत, ऑप्शन डी दिया है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट। तो जो 5th और 6th शेड्यूल है वो किसके लिए बात करता है, प्रोटेक्ट करता है किसके इंटरेस्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, किसके स्टेट प्रोटेक्ट करता है आपके, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो हैं राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगर बाउंड्री बिटवीन स्टेट्स की बात करें तो कौन से आर्टिकल में आता है, 3 में। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आप देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32। इसमें दिया गया द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल, यानी कि जो पंचायत है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब किस में आर्टिकल के तहत दिया गया। ऑप्शन दिया आपका 226 यानी 226, ऑप्शन बी है 243 यानी कि 243, ऑप्शन सी दिया है 239 यानी कि 239, ऑप्शन डी दिया है 219 यानी कि 219। तो कौन सा आपका राइट है इसमें, 243 है, 243। अगर 243 की बात करें इसमें क्या दिया है, डेफिनेशन। ठीक है, ये हो गया। अगर हम बात करें 226 आर्टिकल 226 के बारे में बात करें, इसमें क्या दिया गया आपका, जो पावर टू इशू रिट्स, यानी रिट इशू करने की पावर दी है, यानी पावर्स टू इशू रिट्स ऑफ रिट्स बाई किसके द्वारा, हाई कोर्ट्स के द्वारा, यानी हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट्स इशू करी जाती हैं वो किस आर्टिकल के तहत, 226। अगर सुप्रीम कोर्ट की तहत बात करें तो आर्टिकल कौन सा, वो 232 के तहत, यानी रिट अंडर इसके द्वारा, बाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अंडर आर्टिकल 200, आर्टिकल कौन सा है आपका 32, केवल 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं 33 पर। द प्रोविजन दैट नो बिल इम्पोज टैक्स, no bill imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of the president is covered in the constitution of India, यानी कि कौन सा ऐसा बिल है जिसमें कोई टैक्स में तो चेंज नहीं हो रहा है, ना ही वो कोई नया टैक्स लगा रहा है, फिर भी क्या चाहिए, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल होगा, यानी कौन सा बिल होगा, तो उसे बोलते हैं फाइनेंस बिल। क्या होगा आपका, फाइनेंस बिल। तो जो फाइनेंस बिल है वो किस आर्टिकल में आता है आपका, आर्टिकल 117 में। ठीक है, अगर आर्टिकल 226 की बात करते हैं तो ये क्या बात करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड एंड पब्लिक, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, एंड पब्लिक अकाउंट के बारे में भी बात करता है, इसी के बारे में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पब्लिक अकाउंट। अगर इसी में बात करें 267 की, तो ये किसकी बात करता है,
कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। फंड ऑफ इंडिया, अगर कंटिजेंसी फंड की कितनी है अभी, तो अभी है 500 करोड़। क्या है? 500 करोड़। अब इसकी लेकिन प्रपोजल कितनी है? 20,000 करोड़ की। ये क्या प्रपोज्ड है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपरली मैच्ड, यानी कौन से आर्टिकल्स का जो है जिसमें प्रॉपरली मैच किया हुआ है। ऑप्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल दिया गया है इसमें किसमें, 318 में। ऑप्शन बी दिया है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल दिया गया आपको 324। ऑप्शन सी दिया है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, आर्टिकल दिया गया आपका 332। ऑप्शन डी दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 351। तो कौन सा राइट है आपका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कब हुआ था? आता है ये आर्टिकल आता है 324 में। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो किस आर्टिकल के तहत आता है, 124 आर्टिकल के अंदर आता है। अगर यूपीएससी की बात करें तो कौन सा आर्टिकल है, 315 के अंदर आता है। अगर आपका बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो किस आर्टिकल में, 76 है। अगर आर्टिकल 351 की बात करें तो इसमें क्या आता है, प्रमोशन ऑफ हिंदी, हिंदी के प्रमोशन के लिए जो भी प्रोविजन किए गए हैं वो किसमें किए गए हैं, 351 आर्टिकल्स। ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन की स्टेब्लिशमेंट देखें कब हुई थी, ECIC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, इसीलिए 25 जनवरी क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। क्या मनाते हैं, वोटर्स डे, नेशनल वोटर डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 35th क्वेश्चन है आपका। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 11th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन को किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया है म्यूनसिपैलिटी, ऑप्शन बी है पंचायती राज, ऑप्शन सी दिया है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ऑप्शन डी दिया है आपका रिमूवल ऑफ करप्शन। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन भी नहीं होता है, तो किसमें दिया 11th शेड्यूल में, क्या दिया आपका, पंचायती राज। तो 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट दिए हैं, अगर कभी पूछता है तो कितने दिए गए हैं आपके पंचायती राज के, 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है। अगर म्यूनसिपैलिटी की बात करें तो किसमें दिया गया ये आपका, ये दिया गया आपका 12th शेड्यूल में। किसमें दिया गया आपका, 12th शेड्यूल। ठीक है, 12th शेड्यूल में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक, अगर इंटर स्टेट रिलेशनशिप जो दिया गया है वो किसमें दिया, पार्ट 11 में भी दिया प्लस 12 में भी दिया है, तो ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, 36। इसमें क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कौन सा इसमें करेक्ट मैच नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है आर्टिकल 39 है, जिसमें क्या कहा है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी ये स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। आर्टिकल दिया गया 40 में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी ये भी मैच सही है। आर्टिकल 44 में क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान संहिता का जो कानून हो उसके लिए बात करता है, यानी कि ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, नहीं ऑप्शन दिया गया आर्टिकल 48, इसमें क्या था, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये क्या आपका गलत है। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन क्या आपका सही होगा, इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आर्टिकल 48 की बात करें तो क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, क्या होता है, एनवायरमेंट, तो ये होगा। अगर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 50। ठीक है, आर्टिकल जो 50 है उसके अंदर क्या आता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। 37 क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, मैच किया गया है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। ठीक है, आर्टिकल 61 क्या कहता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या दिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। किसको, आर्टिकल 61 में क्या बोला गया है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे किया जाए। ठीक है,
आर्टिकल सेकंड, जो सेकंड ऑप्शन दिया ऑप्शन बी में, क्या आर्टिकल क्या दिया, आर्टिकल 67 बी, इसमें क्या दिया, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसको यानी कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया गया है। अगर आर्टिकल 94 के बारे में दिया गया पूछा तो क्या पूछा गया, आर्टिकल किसको दिया, रिमूवल ऑफ स्पीकर्स। आर्टिकल अगर 90 के बारे में पूछा था, रिमूवल ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन। तो कौन सा आपको सही होगा, यानी कि 2 3 4 1, कौन सा है 2 3 4 1, यानी ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर दिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 38 क्वेश्चन नंबर। इसमें कह रहा है लिस्ट दी गई आर्टिकल और एक तरफ दिए गए उनके अमेंडमेंट एक्ट या जो भी इनका प्रोविजन है। तो अगर आर्टिकल 40 की बात करें तो क्या है, आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी। कहाँ से कहाँ तक होता है आर्टिकल 14 to 80 कॉमन टर्म। अगर आर्टिकल 36 की बात करें या आर्टिकल 368 में क्या होता है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है, यानी कि डी में क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप फिर देख रहे हैं, आर्टिकल 36 की बात करें तो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हो रही है। और आर्टिकल 74 में बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सा आपका आर्टिकल सही होगा, यानी कि इसमें भी क्या है 2 3 4 1, इसमें भी आ रहा है 2 3 4 1 2 3, यानी कि पहला क्या है आपका 3, सॉरी 3 है पहला, फिर इसके बाद 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो कौन सा आपका ऑप्शन है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 39 पर। इसमें भी दिया हुआ है मैच लिस्ट देना है आपको, और एक साइड में दिया, तो पार्ट सेकंड में क्या दिया, फंडामेंटल राइट। पार्ट सेकंड ऑप्शन बी में दिया है, पार्ट थर्ड में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिया, सिटीजन्स। ऑप्शन सी दिया है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड ऑप्शन डी दिया है पार्ट 5 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो यानी कि सही पूछा गया तो सही कौन सा, एक ही केवल सही है, कौन सा, पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल कौन सा आपका फंडामेंटल ड्यूटी का 51A, ये जरूर याद रखिएगा भाई लोगों। ठीक है, अगर पार्ट सेकंड की बात करें तो क्या दिया, सिटीजन से। पार्ट थर्ड की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी आपको दिया होता है। पार्ट फिफ्थ की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया में होता है। अगर पार्ट फिफ्थ की बात करें, अगर पार्ट फिफ्थ शेड्यूल है तो पार्ट शेड्यूल में क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट होता है। क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया गया अभी फंडामेंटल राइट्स दिए गए और उनके वो मैचिंग दी गई है। जैसे अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहाँ पर दिया है, इसमें पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसमें दी गई, आर्टिकल 17 में, एकदम करेक्ट है आपका। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन किसमें दिया गया था, ये आर्टिकल है आपका 22। कौन सा है, अरेस्ट एंड डिटेंशन किसमें दिया गया, आर्टिकल 32 में। ऑप्शन सी दिया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 दिया गया है। क्योंकि हम प्रोपोगेट करते हैं, प्रोफेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये सब क्या होगा, प्रोविजंस आपके सही होंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसमें दिया गया आपका, आर्टिकल 29 में। एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी किसमें, आर्टिकल 29 में। ठीक है, तो अब बात कर, आप इसमें कौन सा ऑप्शन पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो कौन सा आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच योर सपोर्ट, और कीप सब्सक्राइब हमारे लिए, चैनल को बढ़ाते जाएं, दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ बांट शेयर करते जाएं, और खुद भी बेनिफिट लें। और ये ऐसा आप लीजिएगा, इसको एज अ टेस्ट लीजिएगा। ठीक है, तो आप खुद से अभी करिएगा और क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा, और कितने आपके सही हो रहे हैं कमेंट जरूर करिए, उसमें कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए और कितने आंसर आपने सही किए, जिससे एक आइडिया लगे कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब की है, किस लेवल तक जा रही है। तो ये आपको ध्यान में रख करना है। ठीक है, तो सब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग अस, एंड थैंक यू अगेन। और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू।